पहली सुर्खी यूनाइटेड नेशन से है। 9 जून को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 अस्थायी टेम्परेरी मेंबर्स के चुनाव के लिए वोटिंग हुई। इसमें इक्वाडोर, जापान, माल्टा, स्विट्जरलैंड और मोजाम्बिक को चुना गया। इनका कार्यकाल जनवरी 2023 से शुरू होगा। अब आप पूछेंगे ये खबर हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जिनका कार्यकाल पूरा होगा उनमें हमारा देश भारत भी है। 5 देश, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे, इनको ये नए देश रिप्लेस करेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल यूएन की सबसे ताकतवर इकाई बताई जाती है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर और 10 टेम्परेरी। परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो का हक होता है। टेम्परेरी मेंबर्स का कार्यकाल 2 साल का होता है। नए सदस्यों के चुनाव पर भारत का रिएक्शन आया। यूएन में भारत के परमानेंट मिशन ने इन सदस्यों को बधाई दी। हमारे देश का कार्यकाल दिसंबर 2022 में खत्म होगा और उसी महीने हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता भी करेंगे। भारत लंबे वक्त से सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि मौजूदा स्थिति जियोपॉलिटिक्स को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं करती। ब्राजील, जापान और जर्मनी भी इस मांग में भारत के साथ रहे हैं। हालांकि हाल फिलहाल किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नजर नहीं आती। दूसरी सुर्खी ईरान से है। ईरान ने अपने न्यूक्लियर संयंत्रों में लगे 27 सर्विलांस कैमरे हटाने का फैसला किया। आप कहोगे इतनी छोटी सी खबर है, कैमरे ही तो हटाए हैं, ये दुनियादारी में कैसे आ गया? समझिए अब इसको। इनके जरिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर निगरानी रखी जा रही थी कि कहीं ईरान बम तो नहीं बना रहा है, एटम बम। साल 2003 में ईरान में कई सीक्रेट न्यूक्लियर साइट्स का खुलासा हुआ था। ये पोल खुल गई थी, उसे समझौता करना पड़ा इसके बाद यूरोपीय देशों के साथ। तब ईरान ने निगरानी की इजाजत दी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को। इसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने न्यूक्लियर साइट्स पर 27 कैमरे लगाए थे, जिनको अब ईरान ने बंद कर दिया है। इस शटडाउन के बावजूद 40 और सर्विलांस कैमरे काम करते रहेंगे, जिन्हें 1970 में लगाया गया था। 1970 में ईरान ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT पर दस्तखत किए थे। अब सवाल है कि ईरान ने ये कैमरे क्यों हटाए? दरअसल IAEA को पड़ताल के दौरान ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर यूरेनियम के निशान मिले, जो तय मात्रा से ज्यादा था। उन्होंने ईरान से सवाल किया पर सटीक उत्तर नहीं मिला। इसके बाद IAEA ने ईरान को सेंसर कर दिया। अब ईरान गुस्सा हो गया तो उसने कैमरे ही हटा दिए। IAEA के डायरेक्टर राफेल ग्रोसी, उन्होंने क्या कहा? फैसले की आलोचना करते हुए बोले कि अगर महीने भर के अंदर ईरान ने अपना फैसला नहीं बदला तो फिर न्यूक्लियर डील आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब ये ईरान न्यूक्लियर डील क्या है? ईरान दावा करता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए है, लेकिन इजराइल और पश्चिमी देश इसको लेकर शंका में रहते हैं। उनकी चिंता यह है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। इसलिए 2015 में अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने मिलकर ईरान के साथ डील की और इसके जरिए सुनिश्चित किया गया कि ईरान परमाणु बम न बनाए। जो बम से इतर टेक्नोलॉजी है उसको वो डेवलप करे और निगरानी में, और अगर बम बनाने की कोई कोशिश करेगा तो पहले से पता चल जाए निगरानी तंत्र के जरिए। कुछ समय तक डील पटरी पर रही। फिर 2018 में अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डील से अलग होने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने ईरान के ऊपर सख्त आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए, जबकि डील में यह था कि सैंक्शंस हटेंगे। 2022 में जो बाइडेन के कार्यकाल में इस डील पर बातचीत दोबारा से शुरू हुई, लेकिन मार्च से ये बातचीत किसी अनजान मोड़ पर अटकी है, मतलब आगे नहीं बढ़ रही है। आज की अगली सुर्खी रूस से है। 2 अपडेट हैं बड़े। पहला अपडेट रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा है। रूस की एक प्रॉक्सी अदालत ने 2 ब्रिटिश और 1 मोरक्कन नागरिक को मौत की सजा सुनाई है। तीनों को रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान गिरफ्तार किया गया था। रूस का आरोप ये लोग किराए के सैनिक बनकर लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे। इनके ऊपर हिंसा करने और आतंकी गतिविधियों में हिस्सा लेने का इल्जाम था। ब्रिटिश नागरिकों के घर वालों ने इन आरोपों को मनगढ़ंत बताया। उनका कहना है कि वे यूक्रेन आर्मी का हिस्सा है, कोई किराए के सैनिक नहीं, इसलिए उन्हें युद्ध बंदी का दर्जा मिलना चाहिए। ब्रिटेन और यूक्रेन ने भी रूस से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की अपील की है। जहां तक रूस की प्रॉक्सी अदालत की बात है, ये पूर्वी यूक्रेन के दोनेश्क में काम कर रही है। दोनेश्क ने फरवरी 2022 में खुद को आज़ाद घोषित किया था। अभी तक इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसे मान्यता नहीं दी है। अगला अपडेट एक मौत से जुड़ा है। 9 जून को मॉस्को में रूसी खुफिया एजेंट दिमित्री कोवतुन की मौत हुई। वजह कोविड-19 बताई गई। कोवतुन का नाम चर्चा में इसलिए क्योंकि 16 बरस पहले उनकी एक हरकत से समूचा ब्रिटेन थर्रा गया था। कोवतुन पर FSB के एजेंट रहे एलेक्जेंडर लिवियेंको की हत्या का आरोप था। लिवियेंको एक वक्त पुतिन के सबसे खास आदमियों में से एक था। उन्हें मशहूर उद्योगपति और पुतिन के आलोचक बोरिस बेरोजोस्की को मारने की सुपारी मिली थी, लेकिन उन्होंने बेरोजोस्की से हाथ मिला लिया। डबल क्रॉस। लिवियेंको ने मीडिया के सामने सारा कच्चा चिट्ठा भी खोल दिया था। इसके लिए उन्हें एजेंसी से बर्खास्त कर दिया गया था।
कुछ वक्त तक उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। जेल से रिहा होने के बाद लिवियेंको ने ब्रिटेन में शरण ले ली। वहां उन्होंने किताब लिखकर पुतिन पर कई संगीन इल्जाम लगाए। नवंबर 2006 में लिवियेंको एक होटल में 2 रूसी नागरिकों से मिले, कॉफी पी, घर जाते ही बीमार पड़ गए, शरीर तड़पने लगा। अस्पताल में जांच हुई तो पता चला उन्हें पोलोनियम दिया गया था। ये केमिकल सिर्फ और सिर्फ रूस में बनता है और इसका यूज न्यूक्लियर ट्रिगर के लिए किया जाता था और इसके इस्तेमाल के लिए राष्ट्रपति पुतिन की मंजूरी जरूरी थी। जिन 2 रूसी नागरिकों ने होटल में लिवियेंको से मुलाकात की उनमें से एक दिमित्री कोवतुन था। स्कॉटलैंड यार्ड ने पूरे लंदन में जांच की, हर उस जगह पर रेडिएशन के स्तर को मापा जहां पर लुगोवे और कोवतुन गए थे। स्कॉटलैंड यार्ड को इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि पोलोनियम 210 उन्हीं के जरिए ब्रिटेन पहुंचा था और उन्हीं दोनों ने मिलकर लिवियेंको को जहर दिया था। ब्रिटेन ने दोनों को प्रत्यर्पित करने की मांग की, लेकिन रूस ने इससे इनकार कर दिया। सितंबर 2021 में यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने लिवियेंको की हत्या के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया था और तब रूस ने कहा था, हम ये फैसला नहीं मानते। अलेक्जेंडर लिवियेंको की कहानी हम दुनियादारी में विस्तार से सुना चुके हैं। दिलचस्पी हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा। आज का दुनियादारी यहीं पर खत्म होता है।